सवाल तो ये था कि कभी क्या हमने रिफ्लेक्ट किया अपने साल को। अच्छा, सच ये है कि हम रिफ्लेक्ट नहीं करते। अच्छा, हमारी रिफ्लेक्शंस दो तरह की होती हैं अगर रिफ्लेक्ट करें भी साल को। एक ही होती है इस साल गाड़ी मैंने नहीं ली है, अच्छा जी घर चेंज हो गया है, मिसाल लीजिए। या रिफ्लेक्शंस क्या होती हैं हमारी, समटाइम हमारी रिफ्लेक्शन होती है कोई ट्रेजेडी कि इस साल मेरा बड़ा प्यारा कोई भी XYZ वालिद वालदा कोई अंकल वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अच्छा, इससे ज़्यादा हमारी कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती। पता लगा कि हमें पूरी ज़िंदगी ये प्रैक्टिस ही नहीं करवाई जाती कि हम रिफ्लेक्ट करें। अच्छा, वो रिफ्लेक्शन क्या है कि कभी हम अपने आप को वॉच करें कि हम क्या करते रहे, क्या कर रहे थे और क्या कर रहे हैं और किधर जाने लगे, इसकी बुनियाद पे। या हम ये बाहर की दुनिया को एक लम्हा छोड़ के, ये सारी जो बाहर की दुनिया जिससे हम देखते हैं और तसल्ली होती है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, उससे ज़्यादा कहीं अहम चीज़ अंदर की दुनिया है। तो हम कभी अंदर झांक के देखें और सोचें कि हमारे अंदर कितनी तब्दीली आई, हमारा सोचने का अंदाज़ कितना बदला, हमारे लिए खुशियाँ कितनी बदल गई हैं, हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट कितना चेंज हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। इस कॉन्सेप्ट को, इस फिलॉसफी को जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, इसका अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। इसका अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट और लॉस का कॉन्सेप्ट बदले। अच्छा, इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद आपकी प्रायोरिटीज़ है और जो वक्त के साथ साथ बदलते रहना चाहिए। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप सब ने मेरी तरह जब अपना प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट किया होगा ना, तो मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, तो उनके वालिद भी जॉब कर रहे थे, बेशक के रिटायरमेंट के करीब थे या वो कह लीजिए 50s की एज में होंगे। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी शादी जब हुई होगी ना, तो उनकी तस्वीर उनके वालिद के साथ जब आई होगी तो कईयों ने कहा होता तुसी भरा लग रहे हो। लेकिन ये 10-15 सालों में जो एक तब्दीली और इनकलाब आया वो ये है कि वो वालिद और वो वालदा जो अपने एनर्जी और अपने जिस्म के सहारे चल फिर के खा पी के आपके बच्चों को खिला लेते थे, आप में से कई ये चीज़ फेस कर रहे होंगे कि उनके वालिद वालदा थोड़े से मोहताज हो गए, उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं रही। आपकी प्रायोरिटीज़ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी मोहब्बत के साथ जिम्मेदारी कि मुझे अपने वालिद वालदा को टाइम देना चाहिए। तो ये एकदम ज़िंदगी में जो प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं, इसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, इनसे नज़रें नहीं चुरानी चाहिए। ये बड़ी गलत बात है कि आप एक जिम्मेदारी पाड़ी और आपके नहीं 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 आई एम प्रोफेशनल। मैं ये बात इससे पहले भी जब भी हमारे प्रोफेशनल्स मेरे सामने बैठे होते हैं मैं बात कहता हूँ कि लेकिन खुदा के लिए इस एज पे जहाँ 40s की एज आ जाती है और इसके बाद की एज में सिर्फ सेट के लिए और सेल्स बढ़ाने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए काम ना करें प्लीज। ठीक है हमारी जॉब है, लेकिन इतनी भी गुलामी क्या कि हम भूल ही जाएं कि हम कौन है, या ऐसी गुलामी क्या कि हम अपने असल को भूल जाएं, या ऐसी गुलामी क्या कि हम एक सॉडो सी डेप्थ के साथ टेढ़ा मुंह करके अंग्रेजी बोलते रहे और हमें भूल ही जाए कि हम तो लाला मूसा से बिलोंग करते थे, या हम फैसलाबाद से थे, या हम चक जुमरा से थे। ये जो अपना असल है और अपना अंदर है, इसको भी कहीं प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। आप मेरे साथ इस बात को सेकंड करेंगे, मेरा शायद एक्सपीरियंस यही है और ज़्यादातर का यही होगा कि हमारे बच्चे पैदा होते हैं ना, तो वो बच्चे पालने वाले नाना नानी दादा दादी ज़्यादा होते हैं, लेकिन एकदम से पता लगता है कि इन बच्चों को हमारी भी ज़रूरत है। ये एक प्रायोरिटी फिर ऐड हो जाती है, पता लगता है कि ये कुछ ना कुछ मिस हो रहा है ऐसा कि मैं इनकी पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं जाता, मैं इनकी खुशियों से वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं इनके सोचने के अंदाज से वाकिफ़ नहीं हूँ, मैंने इनको दुनिया की ख़तरनाक तरीन एडिक्शन दी हुई है, इसका नाम सेलफोन है, और मैं इनका दोस्त नहीं हूँ। और ये मुझे जो इसका अजीबोगरीब सा एक दोस्त लग रहा है जो हमारे घर भी कभी कभी आता है, इसकी लाइफ में एंट्री की वजह मेरा टाइम ना देना है। लाइफ की एक नई प्रायोरिटी सेट हो गई। आप एक दिन ऐसे ही बैठे होते हैं और आपको ख्याल आता है कि ये जो मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया है और मुझे कभी कभी थकावट ज़्यादा महसूस होती है, और ये कल जो मेरा अपना ही डॉक्टर दोस्त मुझे कह रहा था कि यार बेसिक ब्लड टेस्ट करवा लो और सब चीज़ें ज़रा चेक करवाओ, देखो तो सही है क्या, और अचानक आपका ट्राइग्लिसराइड जो है वो हाई आ रहा है। तो आप जाते हैं उसके पास, वो समझदार डॉक्टर है, वो कहता है जी आप दो ही तरीके हैं, या तो आप 40-42 साल की उम्र में गोलियों पे लग जाएं, फिर गोलियां खाएंगे और अगले 10 सालों में आपके हाथ में एक पाउच होगा जिसके अंदर काफ़ी गोलियां होंगी, और दूसरा तरीका ये है कि आप पाक का रास्ता लें, वॉक किया करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें,
आपको पता लगा एक नई प्रायोरिटी सेट हो गई। वो प्रायोरिटी क्या? हेल्थ, जो पहले नहीं थी। आप सब ने, एक अंदाजे से कह रहा हूं, मेरी तरह यूनिवर्सिटी की लाइफ में डीजल परांठा खाया होगा। हम डीजल परांठा करण साहब उसको कहते थे जो तेल में नुचड़ा होता था। अच्छा, मजा नहीं आता था उसके बगैर। कड़क चाय, अच्छा इतनी कड़क होती थी कि कड़वी होती थी, फिर उसको मीठा करते थे चीनी से, फिर तेज चीनी करते थे और 2-2 कप पी जाते थे और क्या कुछ नहीं करते थे। आज वो डीजल परांठा कहाँ चला गया? आज हम अपने सुबह के एक ऑमलेट को भी टिश्यू से थोड़ा सा ऐसे पुश करके उसको ऑयल निकाल लेते हैं, ऑयल फ्री करने की कोशिश करते हैं। आज हम किसी होटल में ठहरे होते हैं तो हम कहते हैं यार मेरे लिए जो परांठा लाना है ना वो जरा उसमें तेल ना ही हो, बल्कि रोटी ले आओ। ये जो हम कहते हैं तड़ी निकाल दो, ये क्या हुआ? ये हमारी हेल्थ प्रायोरिटी में आ गई। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी जिंदगी को रिफ्लेक्ट करके अपनी प्रायोरिटी सेट करें। ये देखें कहां से शुरू हुई और इस वक्त कौन सी नमाज चल रही है। वेले दी नमाज, पंजाब में कहते हैं कि वेले दी टक्कर। असर के वक्त मगरिब नहीं पढ़ी जा सकती, जोहर के वक्त असर नहीं पढ़ी जा सकती, फजर के वक्त इशा नहीं पढ़ी जा सकती। हम सबकी जिंदगी में कोई एक बांग चल रही है, वो इस वक्त की बांग है, वो इस वक्त की प्रायोरिटी है। मैं कहता हूं इस वक्त का अर्जेंट है, स्टीफन कोवे की जुबान में। तो हमें इस वक्त के अर्जेंट को पहचानना चाहिए। वो अर्जेंट या अर्जेंट्स क्या है? क्या वो मेरी फैमिली है? क्या वो मेरी हेल्थ है? क्या वो मेरे रिश्ते हैं? ऐसा मुमकिन है कि आपको खबर ही ना हो, आपके 3 बच्चे हो चुके हैं और आपको अचानक किसी दिन लगे कि आपका रिश्ता बड़ा कमजोर है। ये हम दोनों मियाँ बीवी जिन्होंने कभी इकट्ठे जिंदगी का सफर चंद साल पहले शुरू किया था, हम दूर दूर हो गए। ये दरमियान में सोने वाले बच्चे आ गए, ये बात नहीं करने देते, ये हर चीज़ में टोक देते हैं और ये मेरी बेगम साहबा हर वक्त इन्हीं के पीछे भागती रहती है, तो मुझे भूल ही गई है। तो वो रिश्ता कमज़ोर हो गया जिसमें हम कभी सुन लेते थे, कभी सुना लेते थे, कभी एक 15 रुपये का 20 रुपये का गजरा बड़ी खुशी होती थी, एक भुट्टा बड़ी खुशी होती थी। तो पता लगा ये भी प्रायोरिटी है। ये जो रिलेशनशिप है ये बड़ी कमाल की चीज़ है। इंसान बुढ़ापे में आईसीयू में एक अच्छी सी नर्स जो सर्व कर रही है उससे बेहतर वो कामते हाथ हैं जो अपने घर में हो अपनी वाइफ के, और वो सिरप पिला रही हो कामते हाथों से। वो जो रात को उठ के कोई आपकी रजाई ठीक कर देता है, कंबल ठीक कर देता है, बड़ी नेमत है। ये टाइम है आपका मेरा जिसमें हमें सोचना चाहिए कि क्या हम इस तरह से साथ लेके चल रहे हैं कि दूर तक जाया जा सकता। जिसके साथ दूर तक जाना होता है उससे झगड़ा नहीं होना चाहिए। वासिफ अली वासिफ साहब का मैसेज है, वो कहते रहे जिससे झगड़ा करना है उससे झगड़ा कैसा, जिसे छोड़ ही नहीं सकते उससे झगड़ा कैसा। किसी भी सूरत आप देखें कि आप एक रिलेशन को बैड रिलेशन में नहीं चला सकते, उसको चलाना ही है, दूर तक जाना ही है, तो क्यों ना उसको बेहतर कर दिया जाए। तो फिर क्या होगा, एकदम से ठीक नहीं होगा। मेरी बातों से जज्बाती हो कि आज ही आप एक गजरा और एक बूटा लेके चले जाए और आप उम्मीद करें कि कासिम अली शाह के इस लेक्चर से सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि ठीक होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वो दरवाजा जो खटखटाया जाए खटखटाया जाए खटखटाया जाए वो एक दिन खुल जाता। इंसान को अल्लाह ने ना कमाल ताकत दी है। वो ताकत है स्माइल की, अच्छे रवैये की, किसी के साथ मुस्कुरा के बात करने की। आप ये करके देखिए जी। आप किसी चौराहे में बैठे, किसी गली के नुक्कड़ पे बैठे एक गार्ड को रोज हेलो करें, अस्सलाम वालेकुम जी। जिस दिन आप नहीं करेंगे ना वो इंतजार कर रहा होगा। इंसान मोहब्बत जानवर समझ जाता है तो इंसान क्यों नहीं इस जुबान को समझ सकता। तो वो ये एक इस्तिकामत के साथ आप करके देखिए, आपका रिश्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप इस्तिकामत के साथ हारना शुरू करें। याद रखिए रिश्ते बचाने के लिए, अपनों को बचाने के लिए हारना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर कहता हूँ हमारा पूरा तालीम का निज़ाम हमें फेलियर को सेलिब्रेट करना, फेलियर को एंजॉय करना, फेलियर से लर्न करना नहीं सिखाता। हमारा पूरा तालीम का निज़ाम हमें हारना नहीं सिखाता। हम नंबर 1 होना चाहते हैं। जब हम नंबर 1 हो जाते हैं फिर कोई भी नहीं होता। तो अल्लाह ताला ऐसी कामयाबी से बचाए जिसमें आप अकेले ही हो जाए। ये बड़ी खतरनाक कामयाबी है। आपकी सब चीज़ें पूरी होगी जो आप विश कर रहे थे, कभी ख्वाब थे, इस साइज़ की गाड़ी, ऐसा घर, सब चीज़ें मुकम्मल हो गई। पता लगा अम्मा ही नहीं रही, अब्बा ही नहीं रहे, भाई नहीं रहे, रिश्ते नहीं रहे, बच्चों के साथ ताल्लुक ख़राब है, आप अकेले। सिर्फ यानी इससे बड़ी गुर्बत क्या हो सकती है? सिर्फ पैसे हों, सिर्फ पैसे ही होना सबसे बड़ी गुर्बत है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह एक सिविल सर्वेंट जो है उसको मिड कैरियर मिलता है,
एक हमारे फौज के ऑफिसर को स्कूल ऑफ इन्फेंट्री में पढ़ाने जाता हूँ या स्टाफ कॉलेज, तो एक मिड करियर कोर्स मिल जाता है, या हमारी जुडिशरी को एक मिड करियर कोर्स मिल जाता है। हमें खुद सोच लेना चाहिए कि ये जो 40 की उम्र के करीब हैं हम, या 40 क्रॉस कर रहे हैं, ये हमारा मिड करियर कोर्स होना चाहिए, जिसमें हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए क्या खोया क्या पाया, प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट कितना बदला, मेरी प्रायोरिटीज कितनी बदली, मैं कितना बदला, मेरे अंदर क्या तब्दीलियां आई। और खुदारा ये साल खत्म होने से पहले आप खुद को 1 घंटा जरूर दीजिए, ज्यादा नहीं, 1 घंटा संजीदगी से सोचिए कि मेरी जिंदगी कहां से चली कहां आ गई और मुझे क्या क्या बदल लेना चाहिए। मसलन मेरी जिंदगी में इस साल ये एक तब्दीली आई मेरे अंदर, मुझे पता लगा कि बहुत जोर नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए ना जी, आप मिसाल लीजिए कि जहाज रनवे पे है, उसको सारे इंजन ऑन करके रनवे पे भाग के उसको उड़ना है, लेकिन एक खास हाइट के बाद जब बेल्ट के निशान हट जाते हैं तो बड़ी थोड़ी पावर के साथ और बड़े थोड़े थ्रो के साथ वो फ्लाई कर रहा होता। लेकिन फर्ज कीजिए कि उस टाइम वो क्या करे, अगर उस वक्त भी सब इंजन ऑन कर दे तो हादसा हो जाएगा। ये हमारे साथ होता है। आप ये जब भी सुनते हैं यार 32 साल से हार्ट अटैक क्यों होने लग पे, आप अचानक पता लगता है कि एक दोस्त को आपके 37 साल की उम्र में शुगर हो गई है, क्यों हो गई है। आपको अचानक पता लगता है कि यार ये एक साहब हैं जो मोटापा ही नहीं मैनेज कर सके और उनका ब्लड प्रेशर का बड़ा प्रॉब्लम है, ये क्यों है, उसकी रीजन है उन्होंने प्रायोरिटी सेट नहीं की और इंजन सारे ऑन किए हुए। इंजन ऑफ भी तो करने चाहिए, कुछ जोर कम भी लगाना चाहिए। ये याद रख लीजिएगा, बड़ा जोर लगा के और बड़ा कुछ करके अगर यहां तक पहुंच गए ना, अल्लाह के करम और फजल से उसके राजिक होने से आगे का भी बंदोबस्त है और बड़ा अच्छा बंदोबस्त है। आप मतलब कभी असल में जॉब में ना, मैं जॉब पे तनकीद नहीं करता हसन, लेकिन जॉब का एक प्रॉब्लम है। जॉब में रब की रजाकियत को सेठ ज्यादा महसूस करता है, एम्प्लॉय महसूस नहीं करता। मैं ये तनकीद नहीं है, मेरी फीडबैक है। उसमें मैंने देखा कि क्योंकि लिमिटेड हो जाता है ना सारा कुछ, फिक्स है, पता ये सैलरी है, साल बाद इंक्रीमेंट है, इसे कहते हैं ना कि एक दिहाड़ी लग जाना अचानक एक डील मिलना, अचानक एक बंदा मिलना, या अचानक किसी रिलेशन का बिजनेस में कन्वर्ट हो जाना, ये बड़ा कमाल होता है। समटाइम इसमें भी हो जाता है। मैं नहीं कहता कि मतलब आपकी कोई पुरानी ज़मीन महंगी हो गई है, या आपको का कोई रिश्ता, या आप पे कोई सिस्टम मेहरबान हुआ है, या आपको कोई कंसल्टेंसी ऐसी मिल गई है, अचानक आपने स्विच कर दिया, आपने कहा ठीक है मैं जॉब को इतना टाइम दूंगा, मैं थोड़ा सा वक्त अपने काम को भी देता हूँ, कुछ हो सकता है। लेकिन रब की रजाकियत को अगर आप चखें तो आपको पता लगेगा कि जिसने इतने बंदोबस्त वहां से चल के यहां तक किए हैं, उसने बंदोबस्त आगे भी किए हुए और बड़े अच्छे किए हुए हैं। अच्छा, कल पे यकीन जो है ना, याद रखिएगा, कल पे यकीन वो इत्मीनान पैदा करता है, खुशी पैदा नहीं करता। इत्मीनान बहुत जरूरी है। ये जो हम सब के सब खुशी हासिल करना चाहते हैं ना, मेहरबानी करके खुशी हासिल ना करें, आप इत्मीनान हासिल करें। और इत्मीनान हासिल करने के लिए जरूरी है कि कल पे यकीन रखें कि बंदोबस्त है। हमें वो फिक्रें नहीं पालनी चाहिए। हम सब के सब लाशोरी तौर पे बहुत सा इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि कल का क्या पता, यही काम खराब हो जाता है। आप नए साल में, मैंने इसको शुरू कर दिया, थोड़ा सा ज्यादा खर्चना शुरू किया। क्यों? ये हम कमाते हैं, हमें खुद पे भी लगाना चाहिए। हम में से कईयों के बूट बड़े अरसे से कह रहे हैं मुझे बदल लो हम सीजनल कोट नहीं हम चेंज कर सके, कहते नहीं। अच्छा, इसको दरवेशी हम कहते हैं। अच्छा, पीछे बैरियर द प्लॉट देता है वो किस्ता दे रहे हैं, यानी हम नाम बड़े बड़े अच्छे रखते हैं। नहीं जी, दरवेशी है, वो लंग रही है, वो खुदा का नाम है यार, जो कमाते हो बुंदू खान वालों को दो, कुछ खाओ पियो जाओ यार, किसी रॉयल टैक्स से अच्छा सा मफलर खरीदो यार, जाओ जाके जी डॉट का अच्छा सा परफ्यूम खरीद लो अपने लिए। कभी खुद को भी शाबाशी देनी चाहिए यार, कभी खुद को भी कहना चाहिए कि यार तू बड़ा मेहनती इंसान है, देख तूने कितना कुछ किया है। हम सारी जिंदगी दूसरों को खुश करते रहते हैं। एक शख्स जिसका नाम आप कासिम अली शाह, आपका अपना नाम, आप भी तो है ना, इसको भी तो खुश करना है, इसको भी तो मुतमईन होना चाहिए। तो ये मुतमईन होता है जब कहीं ना कहीं कल पे यकीन होता है। ये मुतमईन होता है जब आप खैर के काम करते हैं, ऐसे काम जिसका रिवार्ड शायद नजर नहीं आ रहा होता, कोई रिवार्ड नजर नहीं आ रहा होता, ये बड़ा मुतमईन होता है। अल्लाह ने खुशी को रखा ही यहां पर है। अगर खुशी को यहां ना रखा होता तो ये सारे जो किंग्स हैं खुश होते। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है अपने सारे 23 साल की प्रोफेशनल लाइफ की, कि जितने टॉप की सीटों पे बैठे होते हैं ना किसी भी तरह की, दे आर वेरी इनसिक्योर, दे आर वेरी इनसिक्योर। यानी उनको फीलिंग होती दा लगा हुआ है और दा में ना आपको इनसिक्योरिटी पैदा होती है।
अच्छा, ये बड़ी मौज में होता है, मतलब एक फर्ज करे, आप नोट कीजिएगा, नीचे आते जाते हैं, एक बंदा है जो गार्ड, अच्छा उसको आप कहते हैं इसको निकाल दो, वो कहता है मैंने बंदूक उठानी, कल किसी और जगह खड़ा हो जाऊंगा। उसकी इनसिक्योरिटी कम है। याद रखें, जिसके पास है बड़ा कुछ ना, उसमें खौफ होता है। जिसके पास अगर है तो लालच नहीं है, तमा नहीं है, वो बड़ा मुतमईन है। तो आप खुदारा अपने कल पे यकीन रखते हुए और अपने इस जो है इसको थोड़ा सा खर्चें खुद पे, किसी शक्ल में खर्चें, किसी भी शक्ल में खर्च सकते हैं। किताब पे उमर रियाज शीमा साहब उस दिन जब आए तो हमने रिकॉर्डिंग की, तो वो बैग उठाया हुआ, वो बता रहे कि इस साल उन्होंने 107 किताबें ख़त्म की। एंड इज अ पर्सन जिस पे जावेद चौधरी ने कॉलम लिखा हुआ है कि मैंने इतना मुताला किसी का नहीं देखा। जावेद चौधरी कहता, सोचे तो वो कितना मुताला होगा, कितनी रीडिंग होगी। इस साल वो बता रहे कि मैंने 107 किताबें ख़त्म की हैं। ये शौक है ना जी। देखें, वो कहते हैं मेरी शॉपिंग जो है, उनके मुताबिक शॉपिंग कपड़े नहीं है, वो कहते हैं मेरी शॉपिंग तो किताबें। ये तो बड़ा मुश्किल टॉपिक है कि मतलब ये आप पढ़ रहे हैं कि दुनिया के जो बेस्ट एम्बेसडर्स हैं उनके ट्रेल्स क्या हैं। आप पढ़ रहे हैं कि जनाब जो इकॉनमी है वो आज से 10 साल बाद किस हालत में दुनिया की होगी। आप पढ़ रहे हैं कि जनाब जो ये हमारी आदतें हैं, इस आदतों को सामने रख के हम आने वाले दिनों में ऐसे स्कैनर्स बना लेंगे कि आप किसी भी बंदे की बॉडी लैंग्वेज से या नॉन वर्बल लैंग्वेज से पूरा बंदा सॉफ्टवेयर स्कैन करके दे दिया करेगा बंदा ये। यानी हमें एचआर वालों को भी क्वेश्चन नहीं पूछने पड़ेंगे, एक पहले सॉफ्टवेयर होगा जिसके जरिए, यानी इस तरह की चीज़ें वो किताबें पढ़ रही है, टेक्नोलॉजी की जो चेंज आ रही है। तो मैंने सोचा कि ये भी एक प्रायोरिटी है, ये नॉलेज भी एक प्रायोरिटी है, ये सीखना एक बड़ी प्रायोरिटी है। तो आप खुदारा अपनी इस साल के इख्तिताम पे पीछे मुड़ के देख के अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर लें ताकि नया साल अच्छा हो। बाकी देखिए, वो जो बड़ी फेमस किताब है द टिनी हैबिट्स, उस किताब की पूरी फिलॉसफी, मैं जब भी कभी ये सेशन दिया करता था कि प्लान योर न्यू ईयर, वो किताब पढ़ा दिया करता था सेशन में, उसकी स्लाइडें दिखा के उसको प्रेस ही कर देता था कि पूरा फलसफा ये है कि आप कभी भी अपनी आदतें बदले बगैर अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते। हम सब के सब असल में कुछ आते हैं हमारा, अगर हम बॉडी को निकाल दें तो जो इसका सॉफ्टवेयर है वो क्या है, वो आते हैं। हम आदतों को नहीं बदलते और प्लान्स बड़े बड़े सोच लेते हैं। यही वजह है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, नए साल के प्लान, वो 15 जनवरी तक नहीं चलते। रिसर्च ये बताती है, किताबों की रिसर्च ये बताती है कि 15 जनवरी के बाद, आपको एक और बड़ी मजे की इंफॉर्मेशन बता, बाहर यूरोप पे ये नए साल के इख्तिताम और नए साल, एक साल पुराने साल के इख्तिताम, नए साल के आगाज पे स्पोर्ट्स की चीजें, ट्रैक सूट ज्यादा बिकते हैं क्योंकि गोल्स में लोग लिख लेते हैं वजन कम करना है, फिर रख देते हैं। ये एकदम सेल बढ़ जाती है, ठीक है जी। हेल्थ प्रोडक्ट सेल बढ़ जाती है, अच्छा इस्तेमाल नहीं करते। हम सब के घरों में आप नोट कीजिएगा, जो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होना शुरू करता है वो कोई विटामिन की, कोई मल्टीविटामिन की कोई चीजें ला के रख देता है। कईयों ने तो मजूने रखी होती हैं। अच्छा, वो भी पड़ी रह जाती है। तो गुजारिश ये है कि आप सब अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कीजिए और कुछ छोटी छोटी आदतें बना लीजिए। मसलन मैं नहीं कहता कि एकदम से आप किताब पढ़ें, लेकिन मेरा अच्छा सजेशन है कि आप एक सफ़ा पढ़ लिया करें। आप पढ़ के तो देखें, मसलन आप हर रोज़ एक पेज पढ़ें, सिर्फ एक 1 पेज। एक ग्रुप है, मैं नाम नहीं लेता उस ग्रुप का, तो आप इंटरव्यू पैनल पे शामिल हो जाएं। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो इंटरव्यू लेने लगा, तो विद द परमिशन ऑफ सीईओ एक साहब, मैंने डन कर लिया था कि इनको मुझे रख लेना चाहिए। तो मैंने कहा जी, उन साहब से मैंने कहा जी, आप अगर बुरा ना मनाएं तो मैं एक छोटी सी चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ और वादा कर रहा हूँ कि ना मैं आपकी चैट चेक करूँगा, ना मैसेज चेक करूँगा, ना कम्युनिकेशन चेक करूँगा। आप अपना सेल फोन मुझे दे सकते हैं? तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से सेल फोन मुझे दिया, ओपन करके दिया। तो मैंने ऐसे बटन दबाया, ऐसे देखा और मैंने कहा जी डन, और मैंने रिकमेंडेड लिख दी। तो मुझे सीईओ कहने लगे कि आपने क्या देखा था? तो मैंने कहा मैंने सिर्फ यूट्यूब की सर्च देखी थी। बंदा जो तलाश कर रहा होता है असल में वही होता है। यकीन करें, बज़ाहिर बड़े बड़े जेंटलमैन ऐसी ऐसी चीज़ें तलाश कर रहे होते हैं, शर्मिंदगी होती है। उनकी गूगल सर्च पे ऐसी चीज़ पड़ी होती है, बंदा हैरान होता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं एचआर मैनेजर हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल शोज, टॉक शोज देख देख के उनकी मत वजी होती है। वो हर वक्त ढूंढ रहे होते हैं हुकूमत कब जाने लगी। रियली तो बड़ी गुड लक है कि आप अपनी शऊरी जिंदगी में ये तय करें मुझे डाटा भी किस तरह का चाहिए। आप सबको आखिरी बात क्या कि यहाँ ख़त्म करूँगा, किसी दानिश्वर ने, किसी पुराने स्कॉलर ने
किसी बड़े एक इंसान ने, जिसको आप सब उसके नाम से वाकिफ़ हैं, हिज नेम इज़ बुद्धा, वो कहता था कि ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब एक इंसान सोचने को भी उतना अहम अमल समझता है जितना करने को अहम समझता है। सबसे मुश्किल बात, करना जैसे काम है ना, हम कहते हैं जी हाथ हिला है, ये काम है। आप अगर अपनी सोच को भी ये काम समझे ना, तो फिर आपको पता लगता है कि मुझे सोचना क्या है, फिर आपको पता लगता है मुझे किस तरह की डोज देनी है, फिर आपको पता लगता है मुझे किस तरह की चीजें देखनी है, फिर पता लगता है किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर पता लगता है कहां अवॉइड करना है, फिर पता लगता है क्या करना है और क्या नहीं करना। ये तब होता है आपकी जिंदगी में जब आपकी प्रायोरिटीज सेट होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जी, बड़ी नवाजिश, थैंक यू।